आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 क्षितिज पुस्तक में से लेसन 2 बैलों की कथा। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में यही बताया है कि जानवर भी अपने स्वामी किसानों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। जानवर किसानों की भाषा समझते हैं, अपने स्वामी की भाषा समझते हैं और साथ में काम करते करते उन्हें भी अपने जो मालिक हैं उनसे प्रेम हो जाता है। और जो किसान आपस में साथ रहते हैं उनमें भी आपस में मानवीय रिश्ता और भी अधिक मजबूत हो जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं 2 बैलों की कथा। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। लेखक का जन्म जो है सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा विभाग में इन्होंने नौकरी कर ली थी, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है और संसार के सभी जानवरों में गधे को अक्सर उसके सीधापन और सहनशीलता के कारण सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है, क्योंकि सुख दुख, अच्छे बुरे, हानि लाभ, सभी परिस्थितियों में गधों का भाव जो है वो एक ही रहता है। गधे को ये समझ नहीं आता कि ये सुख है कि दुख है, ये हानि है, ये लाभ है। उसके लिए सभी स्थिति इक्वल है। ठीक है। उनमें ऋषि मुनियों के समान सभी गुण पाए जाते हैं। ऐसा लेखक ने इस कहानी में बताया है कि जो गधे हैं उनमें ऋषि मुनियों के समान गुण पाए जाते हैं। जैसे वो सरल होते हैं, सीधे होते हैं, सहनशील होते हैं और क्रोध से रहित होते हैं, अर्थात उनको क्रोध नहीं आता। उनके साथ पे कैसा भी व्यवहार किया जाए वो हमेशा शांत रहते हैं, इसीलिए उन्हें गधा कहा जाता है। बस थोड़ी सी कमी रह जाती है विद्वता और ज्ञान की। उनमें बस थोड़ी सी कमी रहती है कि उनमें विद्वता नहीं होती है ना, इंटेलिजेंस नहीं होती है, उनमें ज्ञान नहीं होता है। यानी आप उसे बुद्धिहीन प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दे सकते हैं। बुद्धिहीन प्राणी में अगर हम सबसे पहले किसी का नाम ले सकते हैं तो किसका? गधे का। इसके आगे बुद्धिहीन प्राणियों में हम दूसरे स्थान पर किस जानवर को रख सकते हैं? तो हम दूसरे स्थान पर गधे के बाद बैलों को रख सकते हैं, जो कभी कभी अपना क्रोध प्रकट भी करता है। गधा तो अपना क्रोध कभी प्रकट करता ही नहीं है, वो हर स्थिति में, है ना, चाहे उसे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमेशा समान भाव रखता है। लेकिन जो बैल है वो कभी कभी अपना क्रोध प्रकट कर देते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने यह कहानी दूसरी श्रेणी के उन्हीं बुद्धिहीन प्राणियों बैलों के बारे में यहाँ बताई है। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि जो बैल हैं अर्थात जो जानवर हैं वो भी अपने स्वामी के साथ रहते रहते अपने स्वामी से प्रेम हो जाता है उन्हें भी, और वो अपने स्वामी के मनोभाव को समझने लगते हैं और अपने स्वामी से उन्हें प्रेम हो जाता है। उनकी मानसिक स्थिति में जो उनके स्वामी होते हैं उसके बारे में उनका छवि छप जाती है और वो अपने स्वामी के प्रति अटूट मानवीय करुणा वाला रिश्ता रखते हैं। और जो मालिक होते हैं वो भी अपने जानवरों से काम करते करते उन्हें भी अपने जानवरों से लगाव हो जाता है। एक उनके साथ भी इंसानियत का, ये कह लीजिए करुणा का एक रिश्ता उनके साथ भी हो जाता है। तो यहाँ यही किसान का अपने बैलों के प्रति जो प्रेम है और बैलों का जो किसान के प्रति प्रेम है, मुंशी प्रेमचंद जी ने यही प्रेम इस कहानी में दर्शाया है। और जो 2 बैल हीरा और मोती आपस में रहते थे उनमें आपस में कैसी अच्छी समझ थी उसके बारे में यहाँ बताया है। चलिए आज हम वही लेसन पढ़ने जा रहे हैं, 2 बैलों की कथा। जूरी एक किसान था जिसके पास हीरा और मोती नाम के 2 बैल थे। ठीक है। वे दोनों ही काफी ऊंचे डीडौल के थे और सुंदर कद काठी के पचाही जाति के बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते दोनों में बहुत ही अच्छा प्रेम था, दोनों में अच्छा भाईचारा था, अच्छा रिलेशनशिप हो गया था। वो कभी कभी एक दूसरे को चाट कर तो कभी सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते होते ना। जानवर अपना प्रेम कैसे दिखाते हैं कि जो काम करते हैं किसान उसका हाथ चाटते हैं, कभी उसका पैर चाटते हैं, है ना। तो उसी प्रकार बताया गया है कि वो कभी चाट कर कभी सूंघ कर अपना प्रेम बताते थे। ठीक है। और दोनों आंखों के इशारे से एक दूसरे की बात भी समझ लेते। दोनों आंखों में एक दूसरे को इशारे करके समझ लेते थे कि आपस में वो एक दूसरे को क्या कहना चाह रहे हैं। और कभी कभी तो दोनों आपस में सींग भी मिला लिया करते थे। बात करते 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 कभी तो दोनों आपस में सींग भी टकरा लेते थे, लेकिन झगड़ने के लिए नहीं, सिर्फ मस्ती मस्ती में, है ना, मस्ती मस्ती में वो दोनों कभी कभी अपने सींग भी
आपस में एक दूसरे से भिड़ा देते थे। एक बार क्या हुआ, झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने साले, अपनी ससुराल में जो उनके साले थे, गया के पास काम करने के लिए अपनी ससुराल में भेज दिया। और हीरा मोती दोनों ही ये समझ रहे थे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया, इसलिए वो गया के साथ जाना नहीं चाहते थे। मगर उन्हें जबरदस्ती गया के साथ उनके घर जाना पड़ा। दोनों हीरा और मोती जो बैल थे, उनको बहुत दुख हुआ कि हम तो अपने स्वामी झूरी से इतना प्रेम करते हैं और झूरी ने अपने स्वार्थ के लिए हमें बेच दिया। ऐसी गलतफहमी हीरा और मोती के मन में झूरी के प्रति हो गई थी, जबकि ये सच नहीं था। ठीक है, मगर उन्हें जबरदस्ती गया के साथ उनकी इच्छा के खिलाफ भेज दिया गया। और झूरी ने जब उन्हें भेज दिया तो दिन भर चलते चलते थके हारे हीरा और मोती जब गया के घर पहुंचे तो वो मन ही मन बहुत दुखी थे और सोच रहे थे कि मालिक और घर को उन्होंने अपना समझा। झूरी के साथ रहते रहते झूरी के प्रति उनको प्रेम हो गया था और वो कह रहे थे कि हमने तो झूरी को अपना स्वामी समझा, अपना माना, और झूरी ने आज उन्हें अपने स्वार्थ के लिए बेच दिया। ऐसी उनके मन में भावना आई। और यहाँ तो उनके लिए सब कुछ नया है। कहाँ पर नया है? गया के घर, है ना। झूरी के ससुराल के घर जब जाते हैं हीरा मोती, तो उस नए घर में सब कुछ उनके लिए नया था। अब दोनों ने अपनी मूक भाषा में एक दूसरे से बात की। मूक भाषा मतलब मन ही मन दोनों ने एक दूसरे को देखा और आपस में एक दूसरे से बात की। और रात होने पर जब सब लोग सो गए, दोनों ने अपनी अपनी रस्सियां तोड़ डाली। जिस रस्सी से गया ने उन दोनों को बांधा था, दोनों ने रात को जब सब सो गए तो अपनी अपनी रस्सियां तोड़ डाली और अपने घर की तरफ चल दिए। सुबह जब झूरी उठकर बाहर आया तो उसने अपने दोनों बैलों को अपने दरवाजे पर देखकर वह खुश हो गया। जब दोनों बैलों को उसने अपने दरवाजे पर देखा तो झूरी को लगा, अरे मेरे बैल तो वापस आ गए। तो झूरी को बहुत खुशी हुई। उसने देखा कि दोनों बैल घुटनों तक कीचड़ से सने हुए हैं और आधी रस्सी उनके गले में लटक रही थी। दोनों की आंखों में झूरी के लिए गुस्सा भी था और स्नेह भी था। गुस्सा किस लिए था कि झूरी ने उन दोनों को उनकी इच्छा के खिलाफ गया के साथ भेज दिया, और प्रेम किस लिए था कि वो थोड़ी सी देर भी झूरी से दूर हुए तो उनको अपने स्वामी की याद आ गई। तो इससे वो अपना प्रेम बता रहे थे झूरी को। झूरी ने दौड़कर दोनों बैलों को अपने गले से लगा लिया। लेकिन झूरी की जो पत्नी थी, दोनों बैलों को अपने दरवाजे पर देखकर नाराज हो गई कि ये वापस क्यों आ गए, और उन्हें नमक हराम कहकर दोनों ही बैलों को गालियां देने लगी। ठीक है, उसने गुस्से में दोनों बैलों के आगे सूखा चारा डाल दिया। गुस्से में उसने दोनों बैलों के आगे सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने अपने नौकर से चारे में कुछ खली मिलाने के लिए कहा, लेकिन नौकर ने मालकिन के डर से, जो झूरी की पत्नी थी उसके डर से, उसमें खली नहीं मिलाई। और दूसरे दिन जब गया दोबारा हीरा और मोती को लेने के लिए आया तो इस बार वह दोनों बैलों को पैदल ले जाने के बजाय गाड़ी में ले गया, क्योंकि जब पहले वो गए थे तो पैदल गए थे। तो गया को ये लगा कि पहले इन्होंने पैदल जाने में बहुत नाटक किए, बहुत परेशान किया। तो इस बार गया ने क्या किया कि इस बार उनको पैदल ले जाने के बजाय उनको गाड़ी में ले जाना पसंद किया, ताकि वो गया को परेशान न कर सके। रास्ते में एक दो बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा ने उसे ऐसा करने से मना किया और उसे समझाया कि वह जानता था कि अगर गाड़ी खाई में गिरी तो उन दोनों को भी चोट लग सकती है। घर पहुंचकर उन्होंने मोटी मोटी रस्सियों से गया ने बांध दिया और उनको खाने को क्या दिया? सूखा चारा। दोनों ने उस सूखे चारे को देखकर अपना अपमान समझा और चारे को मुंह तक नहीं लगाया। चारे को उन्होंने नहीं खाया, भूखे ही रहे। अगले दिन गया उनको जब खेत जोतने के लिए लेकर जा रहा था तो हीरा मोती ने हल खींचने से मना कर दिया। अपनी गर्दन को उन्होंने पीछे कर लिया और वो आगे नहीं खिसक रहे थे हल जोतने के लिए। तो गया ने क्या करा? गुस्से में उन दोनों को खूब मारा, खूब पीटा, लेकिन दोनों फिर भी टस से मस नहीं हुए। फिर भी दोनों हल जोतने के लिए तैयार नहीं हुए। शाम को फिर से उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और उनके आगे फिर से वही सूखा चारा डाल दिया गया, लेकिन दोनों ने गुस्से के कारण उस सूखे चारे को नहीं खाया। और जब रात हुई तो घर के सब लोग खाना खा रहे थे। तभी जो गया की जो नन्ही लड़की थी वो 2 रोटियां लेकर आई और उन्हें हीरा और मोती को खिला के गई, जिसे खाकर उन दोनों को संतोष हुआ और उनका पेट भर गया। लड़की की सौतेली माँ तो जो थी उसे बहुत परेशान करती थी। लड़की रोज आती और उन्हें 2 रोटियां खिलाकर जाती। इससे उन दोनों को उस लड़की से स्नेह हो गया था। लड़की रोज आती थी और हीरा और मोती को 2 रोटियां रोज खिलाकर जाती थी।
तो इससे हीरा और मोती को उस लड़की से प्रेम हो गया था, है ना। हीरा और मोती दिन भर काम करते और रात को सूखा भूसा उनके सामने फेंक दिया जाता था, जिसे वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और एक रात दोनों ने रस्सियां तोड़कर भागने की कोशिश करी। रस्सियों को तोड़ने के लिए वे अपने दांतों से उसे चबाने लगे, मगर रस्सी तो उनसे टूट ही नहीं रही थी, इसलिए वे आसानी से रस्सी जो काफी मोटी थी तो वो रस्सी को तोड़ नहीं पाए। इतने में क्या हुआ, वो लड़की वहां आई और उसने उन दोनों की रस्सियों को खोल दिया, किंतु हीरा और मोती लड़की के स्नेह के कारण नहीं भाग सके। वो उस लड़की को प्रेम करते थे, इसलिए वो वहां से भागना नहीं चाह रहे थे। इतने में क्या हुआ, लड़की ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया और लड़की की आवाज सुनकर हीरा और मोती दोनों भाग खड़े हुए। गया तथा गांव वालों ने उनका काफी दूर तक पीछा किया। हीरा और मोती अपनी पूरी ताकत के साथ भागे और इसी चक्कर में वो अपना रास्ता ही भटक गए। वो भागते भागते अपना रास्ता भटक गए कि कहीं गया हमको पकड़ ना ले, इसलिए वो तेजी से भागे और तेजी से भागने के चक्कर में वो अपना रास्ता भूल गए और काफी दूर निकल गए। दोनों अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे कि अचानक दूर से एक सांड उनके आगे आ गया। अब दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब सांड से कैसे मुकाबला किया जाए। दोनों भागते भागते जब रास्ते में जा रहे तो उनके सामने एक मुसीबत आई। क्या मुसीबत आई? सांड आ गया। उनको लगा कि सांड से कैसे निपटा जाए। खैर दोनों ने मिलकर उस सांड से निपटने के लिए एक बढ़िया सी प्लानिंग की और उस पर उन्होंने उसी प्लानिंग के साथ आक्रमण किया। जब सांड एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल पीछे से उसको मारता और ये जो नाटक था, ये घटनाक्रम था, काफी देर तक चलता रहा। सांड भी दो दो बैलों से एक साथ लड़ने का आदी नहीं था और मोती ने उसके पेट में अपना सींग घुसा दिया, जिससे वह सांड बेसहारा होकर नीचे गिर पड़ा। हीरा और मोती को उस सांड पर दया आ गई और वो उसे अधमरा कर छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी उन्हें सामने मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो दोनों को लगी थी। हीरा के मना करने के बाद भी मोती मटर खाने लगा। उन्होंने कुछ ही मटर खाई थी कि दो आदमी लाठी लेकर वहां आ गए। उन्हें देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की, किंतु कीचड़ में फंसने के कारण वे दोनों भाग नहीं पाए और उस आदमी ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आगे क्या हुआ, उन लोगों ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। अब कांजी हाउस पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां तो पहले से ही कई जानवर, घोड़े, भैंस, बकरियां आदि पहले से ही भरे पड़े थे। उनमें से कुछ तो बहुत कमजोर थे और कुछ बहुत ही मुर्दा हालत में थे। मुर्दा हालत में मतलब बिल्कुल उनके शरीर में जान ही नहीं थी। वहां उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला, है ना। रात होने पर हीरा ने मोती से वहां की भागने की बात की और उसके बाद हीरा ने सींगों से दीवार पर मारना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद हीरा ने दीवार तो गिरा दी। आधी दीवार गिरते ही वहां पर जो घोड़े, भैंस और बकरियां जो बंधे हुए थे वे सभी भागने लगे, लेकिन गधे ज्यों के त्यों अपनी जगह पर खड़े थे। लेकिन मोती ने उन्हें भी सींग से मार मार कर वहां से आखिर में भगा ही दिया। अब गधे तो होते ही है ना, उनमें दिमाग नहीं होता है, सीधे साधे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये हमारे को भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो भागे ही नहीं दीवार टूटने के बाद भी। तो हीरा और मोती ने उनको अपने सींगों से मार मार कर वहां से आखिर में भगा ही दिया। लेकिन हीरा खुद नहीं भागा। क्यों? क्योंकि मोती मोटी रस्सी से बंधा था। जो मोती की रस्सी थी वो मोटी थी तो वो खुल नहीं पाई, तो वो भाग नहीं पाया। जिसको तोड़ना मुश्किल था उस रस्सी को तोड़ नहीं पाया, इसलिए वह मोती के पास आकर बैठ गया। अगले दिन चौकीदार ने यह सब घटनाक्रम देखा तो उसे हीरा और मोती बहुत ही गुस्सा आया और उसने उन दोनों की डंडों से खूब जोरदार पिटाई की और मोटी रस्सी से उनको फिर से बांध दिया। इस तरह हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद हुए लगभग एक सप्ताह हो गया। उन्हें कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं दिया। दोनों बहुत ही कमजोर हो गए, बिना खाने पीने के दोनों बहुत लाचार हो गए, बहुत कमजोर हो गए थे। एक दिन नीलामी हुई और एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों उस डडियल कसाई के साथ चले जा रहे थे। तभी हीरा मोती को लगने लगा कि ये रास्ता तो हमारा जाना पहचाना है और उनके कमजोर शरीर में उस रास्ते को देखकर फिर से एक नई हरकत आई, एक नई जान आ गई और उन्होंने भागना शुरू कर दिया।
भागते भागते झूरी के घर पहुंच गए और उसी स्थान पर अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा दौड़ा आया और उनको खुशी से गले से लगा लिया। बैल भी झूरी को देखकर काफी खुश थे। तभी डडियल कसाई भी बैलों को लेने के लिए वहां आ गया। झूरी ने उससे कहा कि ये बैल तो मेरे हैं। तो इस पर कसाई कहने लगा कि नहीं, मैंने इनको नीलामी से खरीदा है, इसलिए ये मेरे हैं। और वह बैलों को जबरदस्ती से ले जाने के लिए जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा, मोती ने उसे फिर सींग से मारना शुरू कर दिया और फिर उसे भगा भगा कर गांव के बाहर कर दिया। उसके बाद झूरी ने जो उनका नादो था, उनका जो बर्तन था जिसमें वो झूरी को खाना डालता था, उस बर्तन को खली से, भूसे से, चौकर से और दानों से भर दिया। हीरा और मोती ने बड़े चाव से और बड़े प्यार से पूरा भोजन समाप्त किया। इतने में ही झूरी की पत्नी भी वहां आई और उसने उन दोनों के माथे को चूम लिया और उसने भी उन दोनों को प्यार किया। यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी हमें यही बता रहे हैं कि आज़ादी भी जब ही मिलती है जब हम कोशिश करें। तो आज़ादी का जश्न दोनों मना रहे थे, हीरा और मोती। उन्होंने हर भरसक प्रयास किया अपने आज़ाद होने के लिए और आखिर में वो आज़ाद हो ही गए अपने प्रयासों से। और यहाँ बताया है कि किसान और जानवरों के बीच भी एक अटूट प्रेम होता है। ठीक है।